तो 6 महीने तक मैं किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ, कहीं पर मैं बोल नहीं सकता हूँ। अब आप सोचिए नफीसा जी, आप इतने एक लंबे वक्त से आप पत्रकारिता कर रही हैं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके बोलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो आखिर फिर कौन बोलेगा? जब पत्रकार नहीं बोल सकता है देश के अंदर तो कौन बोलेगा? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो ये समझिए कि वो उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन उसको धारा में किसी तरीके से लपेट के उसको सलाखों के पीछे ठोक देंगे। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह सकती है तो कानून का राज तो वाकई नहीं। अगर कानून का राज होता तो शायद पत्रकार को हाथ में नोटिस लेकर किसी के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप मज़ारों के ऊपर झंडा फहराना, ये कौन सा संदेश है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि भगवा झंडा आप मज़ारों पर जाकर फहराए। मंदिर की कमी थोड़ी है देश के अंदर, मंदिरों में फहराइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश के अंदर जो राजनीति इन दिनों देखी जा रही है उसमें अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां दिखाई देती है। ये मैं नहीं, आम जनता कह रही है। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन देश लोकतंत्र से तब्दील होता हुआ राजशाही में आमतौर पर अब देखा जा रहा है। जिस तरीके से संभल से तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, फिर देश के अंदर अलग अलग फरमान आदेश एक खास समुदाय के लिए देखे जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल कई हैं। यहाँ तक कि संभल हिंसा के बाद हमने देखा कि यूपी की पुलिस लगातार मुस्लिम समुदाय को डराने और धमकाने में लगी है, और उसी को लेकर नमाज हो या फिर ईद की बात हो, अलग अलग तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस का एक हैरान करने वाला मामला हमारे सामने आया, जिसको देखकर सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी तक तो डराया धमकाया जा रहा था, लेकिन अब यूपी की पुलिस ने एक मुस्लिम पत्रकार को 6 से 10 लाख तक का नोटिस भेज दिया। क्या है पूरा मामला, हम समझेंगे कि आखिरकार ये नोटिस क्यों आया है। क्या नोटिस इसलिए आया है कि वो रिपोर्टिंग ना करें और उत्तर प्रदेश की हकीकत को ना दिखाएं? या मेरे साथ जफर जी हैं, ये मुस्लिम पत्रकार हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और इन्हीं पर ये नोटिस थमा दिया गया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे जफर जी? शुरुआत इसी से करते हैं कि ये जो नोटिस आपकी हाथ में है ये क्यों आया है, पूरी कहानी क्या है, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को आप बताइए। नफीसा जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे वक्त पे आपने इसकी कोशिश करी कि एक डरे हुए पत्रकार को सामने लाने की कोशिश आप कर रहे हैं कि आज़ाद भारत में एक पत्रकार अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। कि आज़ाद भारत के अंदर आज चौथे पिलर को भी अगर दबा दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में आखिर बोल कौन पाएगा? क्योंकि जनता को तो पहले ही इस तरीके से उठाकर उन पर गिरफ्तारियां कर उन पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाकर ख़ासतौर पर मुसलमानों को सलाखों के पीछे ठोक दिया गया है। अब जो पत्रकार हाथ में माइक लेके लोगों की बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अब उन पर अगर पहरा लग जाएगा तो फिर आखिर सच बोलेगा कौन? मेरे हाथ में नोटिस है, आपके दर्शक इसको देख लें, मैं इसकी कॉपी आपको दे दूँगा कि ये नोटिस मुझे 4 तारीख के रात को 10 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुझे मैसेज किया गया, मुझे कॉल की गई कि आप अपना नोटिस आकर ले लें। मैंने उस वक्त में नहीं पहुँच पाया, 5 तारीख को मैं सुबह पहुँचा। पुलिस स्टेशन में मुझसे ये कहा गया कि आपका ये नोटिस आया, आप इस पर सिग्नेचर कर दें। मैंने नोटिस पढ़ा, मैंने कहा इसमें तो आपने लिखा है कि शांति भंग करना। मैंने कहा मैंने कौन सी शांति भंग करी है? मैंने कहा आप पहले मुझे ये बताइए कि मेरा आखिर जुर्म क्या है। भाई आप मुझे अगर नोटिस दे रहे हैं, मुझे बताएंगे आप कि आप मेरा जुर्म क्या है। कि अगर मेरा जुर्म ये है कि मैं पत्रकारिता करता हूँ, मेरा जुर्म ये है कि मैं मुसलमान हूँ, या मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। कहने लगे जी हमारे ऊपर से आदेश मिला है। मैंने कहा ऊपर का आदेश किसका है? किसी आला अधिकारी का आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है, या आसमान से कोई आदेश आपके पास आया है? लेकिन मुझे कोई जवाब, उन्होंने मजबूत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट चले जाइए और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा नोटिस, आप जाके इसकी ज़मानत करा लीजिए। मैं बहरहाल कोर्ट पहुँच गया। मैं कोर्ट पहुंचा, वहां पर जाके मैंने बात करी तो मुझे ये पता चला कि मुझे 6 लाख रुपए की जमानती लाकर देने हैं, जिनकी कौन से कोर्ट में गए थे? सूरजपुर कोर्ट में, जहां पर कमिश्नरी ऑफिस है वहां गया। मुझे ये पता चला कि 6 लाख रुपए के नोटिस की ये मतलब वैल्यू है, और मुझे इसमें ऐसे लोग लाकर देने पड़ेंगे जिनकी वैल्यू 3-3 लाख रुपए की 2 जमानतें लाने होंगे, चाहे वो उनके पास गाड़ी हो 4 व्हीलर या फिर कोई ज़मीन के पेपर अपने वहाँ पर रख के मुझे मेरी ज़मानत कराए। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। मुझे 2 दिन परेशान होने के बाद मुझे 2 व्यक्ति मिले। कल मैं उनको लेके गया तो उनको बताया कि उनकी गाड़ी से मेरी जमानत नहीं हो पाई। अब आप सोचिए कि आज़ाद भारत में अगर पत्रकार अपनी जमानत के लिए दर दर भटक रहा है तो आखिर उसको इंसाफ कहाँ मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए नोटिस थमा दिया गया, हालांकि क्या वजह है, किन धाराओं के तहत ये नोटिस है, कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन 6-6 लाख के 2 गवाह इनके पास होने चाहिए, तब इनकी जमानत ही होगा। फरमान आपको सुनाया गया। मुझे ये बताइए कि जमानत का कितना समय दिया गया, और जमानत नहीं होगी तो क्या आपको ये भी चेतावनी दी गई है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी, मैंने उनसे ये पूछा कि अगर मैं ज़मानत नहीं कराऊं तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि जब तक आप ज़मानत नहीं कराते हैं डेली आपको कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ेगी। मैंने कहा डेली तो पॉसिबल नहीं है, मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर कोर्ट है। अब आप सोचिए कि 60 किलोमीटर का मैं डेली सफ़र करके आना जाना, और मैं वहाँ पर हाजिरी लगा के आऊँ। मैंने कहा अगर मैं ये नहीं, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ वारंट जारी होंगे, उसके बाद आपको जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कोई आतंकवादी हूँ? मैं देश का हिस्सा हूँ
और देश का एक मजबूत हिस्सा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरे पर डबल जिम्मेदारी, एक नागरिक होने की, एक पत्रकारिता की। और मैंने इस चीज़ की कसम खाई है कि मैंने हाथ में माइक लिया और मैं सच्चाई लोगों के सामने पहुँचाऊंगा। लेकिन अगर मुझे नोटिस दिया जाएगा तो फिर मैं क्या समझूँ कि देश के अंदर आखिर कौन सुरक्षित होगा। क्या कोई धाराएं भी इनमें हैं? धाराएं हैं इसमें पहले ये धारा आईपीसी में जो है 107 116 हुआ करती थी, अब ये बीएनएस में 125 135 की धारा बनी है। इसमें यह है कि शांति भंग करना है, यानी कि मैं शांति भंग कर सकता हूं, और इसमें 6 महीने के लिए बॉन्ड किया जाता है। अगर मैं इसमें जमानत भी करा लूंगा तो 6 महीने तक मैं किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता हूं, कहीं पर मैं बोल नहीं सकता हूं। अब आप सोचिए नफीसा जी, आप इतने एक लंबे वक्त से आप पत्रकारिता कर रही हैं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके बोलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो आखिर फिर कौन बोलेगा? जब पत्रकार नहीं बोल सकता है देश के अंदर तो कौन बोलेगा? बिल्कुल, ये नया भारत है जहां आज़ाद भारत में एक पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर सकता, सरकार से सवाल नहीं करता। और मैं भी यही सवाल सरकार से कर रही हूँ, केंद्र सरकार और यूपी सरकार से, कि आखिर पत्रकार पत्रकारिता ना कर चाटुकारिता करे। मुझे बताइए जफर जी कि क्या आप किस तरीके की खबरें आप दिखाते हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश की सरकार के जो घोटाले हैं या फिर जिस तरीके की फरमान शासन प्रशासन दे रहा है, क्या उनको भी उजागर कर रहे हैं और इसी को लेकर आपको टारगेट किया गया? कोविड-19 के समय में सरकार ने जो पानी की वैक्सीन लोगों को लगाई, जो जिनमें एक बड़ी मोटी उगाही की गई, कहीं कहीं पे जो है वो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगाई गई थी, कहीं मैंने उनके फोटोज़ वगैरह जो है ट्विटर वगैरह पे डाले, शायद उसकी सज़ा मिल रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो ये समझिए कि उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन उसको धारा में किसी तरीके से लपेट के उसको सलाखों के पीछे ठोक देंगे। आज ही मुझे अपडेट मिली है कि देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून का राज खत्म हो चुका है। सोचिए, जब देश के न्यायालय इस बात को कह रहा है तो शायद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। जब देश का की सबसे बड़ी अदालत ये कह सकती है तो कानून का राज तो वाकई नहीं। अगर कानून का राज होता तो शायद पत्रकार को हाथ में नोटिस लेके किसी के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। और यूपी के पत्रकार आप क्या देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर यूपी के अंदर क्या चल रहा है? कंट्रोल नहीं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है कि कानून का राज खत्म होता जा रहा है, तो क्या योगी जी अपना राज लाना चाहते हैं जिसमें एक ही डंडा और एक ही बात हो? अब्दुल की चूड़ी टाइट होगी, जो योगी जी का पुराना डायलॉग है, वो अब्दुल की चूड़ी, मैं उसी अब्दुल में गिनती होती है। मेरा ये जुर्म है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं पत्रकार हूँ तो मैं अपना काम उस वक्त करूँगा। योगी जी कान खोल कर सुन ले, मैं ये कोई धमकी नहीं है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री है, सम्मानित पद पर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन ले, मैं पत्रकार हूँ, अपनी पत्रकारिता से बाज नहीं आऊँगा। पत्रकारिता में जिम्मेदारी से करूँगा उस वक्त तक जब तक मेरी आँख खुली हुई है। और योगी की पुलिस जिन्होंने मुझे ये चेतावनी दी है, मुझे नोटिस थमाया, उनको भी बताना चाहता हूँ कि मैंने 2-3 दिन बहुत कोशिशें कर ली, मेरी जमानत नहीं हो पाई और मैं जमानत कराने वाला भी नहीं हूँ। मैं जमानत करा के भीख नहीं मांगूंगा कोर्ट के दरवाजों पर जाकर। अब मैं सीधा हाई कोर्ट जा रहा हूँ, हाई कोर्ट में मुझे इंसाफ मिलेगा ठीक है, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इलाहाबाद? जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। नहीं, अगर मुझे इंसाफ मिलता है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं 20 सड़क पर बैठकर धरना करूंगा, लेकिन मैं इस लड़ाई को इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। अगर मैं नहीं लड़ पाया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं नफीसा जी। मुझे आज एक कॉल ऐसी आई है, एक मस्जिद के इमाम है, उनके पास आज ये नोटिस 6 लाख रुपए का पहुंचा है। अब आप सोचिए कि मस्जिद का इमाम वो 6 लाख रुपए का नोटिस कहाँ से तामील करा पाएगा? मुझे कुछ लोग कोर्ट में मिले जो कबाड़े का काम करते हैं, सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। उनसे मैंने पूछा भाई आप लोग क्यों आए यहाँ पर? उन्होंने बोला कि भाई साहब हमें नहीं पता, एक दिन पहले पुलिस आई थी और पुलिस ने हमसे नाम और हमारे बाप का नाम पूछा और अगले दिन हमें नोटिस थमा दिया। अब आप सोचिए कि जो आदमी कबाड़े का काम कर रहा है वो कहाँ दंगा भड़का रहा होगा, कौन सा वो शांति भंग कर रहा होगा? आप सोचिए ऐसे लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? आप भी मानते हैं जफर कि आपके हाथ में जो नोटिस है ये इसलिए है क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, वो भी पत्रकार हैं और सरकार से सवाल? बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को नोटिस मैं देख रहा हूँ मिलता हुआ, एक हमारी कॉन्टेक्ट में है, आप शायद जानती हो, सुमैया राणा का आपने नाम सुना होगा, जो समाजवादी के लीडर भी हैं। चलिए वो मैं कह सकता हूँ वो राजनीतिक है, उनका मामला अलग हो सकता है। उस्मा परवीन है जो एक बेबाकी से मुस्लिम। कितने लोगों को नोटिस आया है? मेरी जो अभी तक कनेक्टिविटी में लोग आए हैं, तकरीबन 1000 लोगों से ऊपर को नोटिस दिया जा चुका है अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनमें 150 मस्जिदों के इमाम हैं जिनको नोटिस दिया गया। अब आप सोचिए मस्जिद के इमाम कौन सा दंगा भड़का रहे हैं, कौन सा शांति भंग कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस जवाब क्यों नहीं दे रही है? जब मैं ये नोटिस ले रहा हूँ मुझे आप रिटर्न में जवाब दीजिए ना, लिखित में कि भाई आपका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मेरा आज तक 151 का मुकदमा नहीं है कि मैंने किसी से गाली गलौज करी हो। अब आप सोचिए ऐसा आदमी कैसे दंगा भड़का सकता है? क्या पत्रकारिता करना जुर्म है? अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार होएगा। लेकिन योगी जी अनुशासन की बात करते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, बोलते हैं कि हिंदुओं से अनुशासन सीखिए। शोभा यात्रा निकली, हमने देखा किस तरीके से अनुशासन की परिभाषा में दिखाई दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? अनुशासन तो यह है, शोभा यात्रा की तस्वीर शायद आपने भी देखी होगी, मज़ारों के ऊपर अगर भगवा झंडा फहराना अगर अनुशासन है तो ऐसे अनुशासन पर लानत है। और योगी जी पर भी लानत है कि वो अपनी बोल कर जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या मज़ारों के ऊपर झंडा फहराना ये कौन सा संदेश है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि भगवा झंडा आप मज़ारों पर जाकर फहराए। मंदिर की कमी थोड़ी है देश के अंदर, मंदिरों में फहराइए।
भगवा झंडा फहराने की, आप तिरंगा फहराइए ना जाकर मज़ारों पर, तब अच्छा लगेगा। योगी जी के राज में गुंडा राज चल रहा है, सीधा गुंडा राज। इसलिए कह रहा हूं कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो फिर देश का कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है। पत्रकार की कलम पर अगर जब बंदूक का और इस तरह के नोटिसों का पहरा होगा तो पत्रकार आज़ाद नहीं है। लेकिन योगी जी कान खोलकर सुन ले कि पत्रकार एक आज़ाद परिवार है, और मेरे साथ एक बड़ा परिवार पत्रकारों का है, जो तमाम लोग मुझे लगातार मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अखबार में छापा, अखबार में जगह दी, उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि पूरा परिवार आपके साथ है। तो पत्रकार पूरा परिवार मेरे साथ है, और परिवार के साथ हम एक बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और हम इसको जीतेंगे। अच्छा, इसमें लिखा है कि आप अशांति पैदा करेंगे, आप माहौल को खराब कर देंगे, इस तरीके की बातें लिखी है। लेकिन मैं ये सवाल ऑडियंस से करती हूँ, केंद्र सरकार से करती हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो रात दिन हिंदू मुसलमान का राग लगाए बैठी है, जो हर वक्त कहीं ना कहीं भड़काऊ बयानबाजी करती है, क्या उस मीडिया पर भी लगाम लगेगी, या फिर ऐसे पत्रकारों पर ही आप बतौर पत्रकार जफर, आप कितने साल से इस फील्ड में हैं? 4 साल हो गए। 4 साल। योगी जी का दूसरा टर्म चल रहा है, तीसरे टर्म की वो गारंटी दे रहे हैं। क्या टर्म में आपने देखा? उससे पहले आप एक नागरिक के तौर पर सरकार को देखते थे, उस सरकार में और इस सरकार में क्या फ़र्क है? इस सरकार में उस सरकार में एक बड़ा फ़र्क ये है कि लोगों की बोलने पर आज़ादी पर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। आज़ाद भारत में लोकतंत्र है इस देश के अंदर, ये कोई राजतंत्र वाला देश नहीं है। लेकिन राजतंत्र बनाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको ये भूल है कि राजतंत्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऐसी लोगों से उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी जब ये भारत गुलाम था, और ऐसी लड़ाई हो सकता है कि आगे फिर होगी। हाँ, लेकिन मैंने अपनी शुरुआत में ही बोला जफर कि ये जो देश के अंदर राजनीति है वो अघोषित आपातकाल वाली जैसी कंडीशन है। क्या सिर्फ कोशिश यही है कि अब हर आवाज़ों को खामोश कर दिया जाए, जेल में भर दिया जाए, जैसे हमने आपातकाल में देखा कि जो पत्रकार थे उनको भी ठूस दिया गया जेलों के अंदर? आपने CNRC का प्रोटेस्ट देखा, एक बड़ी तादाद में मुस्लिम जो है आज भी सलाखों के पीछे हैं, और ऐसे मुस्लिम जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ वो CNRC के प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। वो हिस्सा तो ये तो हमारी आज़ादी है ना, हम देश के अंदर, मतलब अगर संसद आपकी है, संसद में तो मैं नहीं बोल सकता ना, आप बोल सकती, लेकिन आपके साथ कुछ अनहोनी होगी आप सड़क पर तो उतर सकती हैं। अगर मुझसे ये भी आज़ादी छीनी जाएगी तो हम तो बोलेंगे, और हम बोलेंगे तो आप हमें सलाखों के पीछे भेजेंगे, तो आपकी सलाखें छोटी पड़ जाएंगी। देश के लोगों के अंदर अब जो है धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और ये आक्रोश जिस दिन जन आक्रोश बन जाएगा, आपकी पुलिस अपने आप हथियार डालकर चली जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पुलिस भी जनता की है, जनता के बीच से निकली हुई है, और जनता का ही एक हिस्सा पुलिस है। जिस वक्त ये देश आपातकाल की तरफ बढ़ेगा तो उस वक्त ये सब कुछ समाप्त हो। लेकिन आपने एक बात कही कि इधर वक्फ का कानून बना और इधर आपको ये नोटिस आ गया, ये आपस में क्या कनेक्शन है? आपस में क्यों डाउट है कि कानून बनने के बाद ही आप पर इस तरीके के एक्शन? जिस दिन ये बिल आया उसके सेम डे, मतलब नेक्स्ट डे मेरे पास ये नोटिस आया, तो मैं क्या समझूं? मैं तो ये समझ सकता हूँ कि शायद पुलिस को ये लग रहा है कि मैं कहीं वक्फ को लेकर लोगों को मतलब इकट्ठा ना कर दूं। हाँ, कहीं मैं लोगों को ये ना बता दूं कि भाई वक्फ क्या है। वैसे बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी जिनको वाकई नहीं पता है वक्फ क्या है, ठीक है, लेकिन वक्फ का मसला एक ज़ाती मसला है मुसलमानों का। मुसलमानों की वो ज़ाती ज़मीन है, उससे कोई किसी का लेन देन नहीं है, ठीक है। कुछ लोग उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो कुछ जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ेंगे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ना तो मैं वकील हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। आखिर मुझ पर ये नोटिस भेजने की क्या ज़रूरत थी? सवाल बस इस बात का है, और ये पूरे देश की जनता के लिए है। अगर पूरे देश की जनता अगर आज इस पत्रकार को नहीं बचा पाएगी तो मुझे लगता है कि हर देश की जनता अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल आपसे जफर कर रही हूँ, नोटिस के बाद क्या किसी तरीके की पुलिस की ओर से आपके पास कॉल आ रहे हैं, आपको डराया धमकाया जा रहा है, कोई किसी तरीके का कुछ हलचल है? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई कॉल्स नहीं है, लेकिन लगातार मैं तीन दिन जो है कोर्ट होकर आया हूँ। मैंने तीनों दिन सेम सवाल वही किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर जिस दिन आप 2-3 दिन बीच में नहीं आएंगे, आपके खिलाफ जो है वारंट जारी होगा, उसके बाद आपको जेल जाना होगा। लेकिन अगर जेल जाने की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया होगी जो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम लड़ेंगे हम, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हो, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर UAP लगा दिया जाएगा, फिर आपको जेल भी डाल दिया जाएगा। कई पत्रकार किसान आंदोलन के टाइम पे जेल में गए। हाँ, कोई बात नहीं, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं जिंदा रहूंगा, जेल में भी रहूंगा, वहां भी बोलूंगा, वहां भी लिखने की तो मोहलत मिलेगी ना, वहां भी बैठ के लिखूंगा। चलिए ठीक है। जफर जी हैं जिन पर एक नोटिस आया है, 6 से 10 लाख रुपए ने देने होंगे, जमानत करानी होगी, नहीं तो फिर इनको जेल में डाल दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये यूपी पुलिस कह रही है। बहरहाल तौर पत्रकार या फिर कह लीजिए देश के नागरिक होने के नाते ये सवाल मैं खुद कर रही हूँ कि आखिर जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसको सबसे ज़्यादा पावर है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, और लगातार OPM टीम लगातार ये कोशिश करती है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की आवाज़ बने, हम दिखाएं कि किस तरीके से सरकार जो है वो मनमानी कर रही है, फिर प्रताड़ित कर रही है, और किस तरीके से फरमान या निर्देश सुनाकर सिर्फ और सिर्फ मनमानी कर रहे। देश लोकतांत्रिक है या राजशाही है, ये फैसला आप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।